नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात पीले सोने की, जी हां, बालू की। बिहार में बालू के खनन पर रोक है। या तो आप बालू निकाल नहीं सकते हैं और अगर आप बालू निकालते पकड़े गए तो आप कानूनी प्रावधानों के तहत सजा के भुगतान करने के लिए भी तैयार रहें। लेकिन इस बीच बालू का सिर्फ खनन ही नहीं हो रहा, बालू का उठाव सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है और ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती हैं। प्रशासन की चुप्पी पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ रात के अंधेरे में नहीं, दिल के उजाले में हो रहा है, जहां पर ट्रकों से बालू ढोई जा रही है। नाव से पहले बालू लाया जाता है और उसके बाद देखिए कैसे इसे अनलोड किया जा रहा है ट्रकों पर, ट्रैक्टरों पर, और उसके बाद इसे बिहार और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों तक पहुंचाया भी जा रहा है। बड़ी बात यह कि ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, जहां पर आप इसे देख सकते हैं। लेकिन क्यों अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ती है, या देखते हुए भी इससे कन्नी काटी जा रही है, ये सवाल जरूर है। हमारे संवाददाता अमित कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बालू खनन पर रोक है, लेकिन बावजूद इसके देख सकते हैं कि किस तरह से बालू की अवैध खनन हो रही है। और यहाँ पे ये हाजीपुर का ये छोर है, जहाँ पे देख सकते हैं कि धरल्ले से जो बालू को अनलोड किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो नाव की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मतलब 50 नाव जो है उसमें बालू लोड करके सोनपुर का जो इलाका है वहां से यहाँ लाया गया है। और देखिए यहाँ पे किस तरह से बालू को अनलोड किया जा रहा है। हजारों ट्रैक्टर जो है वो इस काम में लगाया गया है और धरल्ले से इन बालू को अनलोड यहाँ पे किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है लोग लगे हुए हैं बालू की अवैध खनन से लेकर के ढुलाई और फिर उसे अनलोड करने के लिए जो है वो दिन रात इस तरह से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, या फिर यूं कहें कि प्रशासन की मिली भगत और सह पर ही ये काला खेल जो है बालू का, पीले सोने का जो अवैध निकासी और जो अनलोड करने का काम जो है वो धरल्ले से किया जा रहा है। पूरे तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से ये सोनपुर से ये बालू लाया जाता है गंगा में, और फिर गंगा से होते हुए हाजीपुर का जो ये छोर है यहाँ पहुँचाया जाता है और फिर इसे इस तरह से अनलोड किया जाता है। और इसके बाद चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, कई राज्य जो है वहाँ पे ये पीला सोना जो है वो पहुँचाया जाता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये बालू का जो अवैध खेल है खनन से लेकर के बाजार तक पहुँचाने का, वो इस खनन विभाग के रोक के बावजूद भी धरल्ले से जारी है। कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है खनन विभाग के ऊपर भी, और जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल थाना से लेकर के एसपी, सभी पे यह सवाल है कि इन लोगों की बिना सह पर ये बालू का न तो निकासी हो सकता है, ना ढुलाई और ना अनलोड करके ट्रैक्टर पर लाद करके दूसरी जगह सप्लाई। तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो खनन विभाग न्यूज़ 18 को देता है या नहीं, ये जरूर हम लेने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। तो रोक भले लगाई गई हो, लेकिन इस रोक को धरातल पर उतारने के लिए या इस काम में लगे लोगों को पकड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासन की सख्ती की जरूरत है, जिस पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ये सब कुछ दिन के उजाले में खुलेआम हो रहा है और बालू उत्खनन से जुड़े हुए जो तस्कर हैं वो बेधड़क कानून को धत्ता बताते हुए सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे कर रहे हैं। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर बगहा के 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सोई हुई अवस्था में चट्टान का टुकड़ा गिरा और उसके बाद दबने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। तीनों मजदूर बगहा के बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की और मौत की भी पुष्टि कर दी है। खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, मातम फैल गया। अरुणाचल प्रदेश में मजदूरों की मौत की जानकारी के बाद रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश के करदाबी जिला के पालन की यह घटना है, जहां पर सोई हुई अवस्था में चट्टान गिरता है और उसके जद में आकर 3 लोगों की मौत हो जाती है। कि बच्चे वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कमाने गए थे
वहाँ पे वो लोग सोए हुए थे। उसके बाद जहाँ पे वो सोए थे वहीं पे पहाड़ टूट के उन लोग के ऊपर गिर गया, जिसमें हमारे गांव के 2 बच्चे जिनका नाम वीरेंद्र मुसहर पिता रामा मुसहर और दूसरा विजय मुसहर पिता जोगिंदर मुसहर है, उनका घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और 1-2 लड़कों का उसमें डांड टूटा है, किसी का पैर टूटा है। और अभी हम लोग आपको सूचना कैसे मिली? हम लोग को मोबाइल के माध्यम से सूचना मिला है। और बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पर ठनका गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इस दौरान झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि सिरदला इलाके में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि रोह इलाके में एक शख्स की जान गई है। प्रशासन से मदद का भरोसा परिजनों को दिया गया है। 4 लोगों की मौत ठनका की चपेट में आने से हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों से, खेती किसानी में जुड़े हुए लोगों से, तमाम लोगों से इस वक्त इस अलर्ट को गंभीरता से लेने की अपील भी की जा रही है। नवादा से बड़ी खबर, जहां ठनका की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग झुलस गए हैं। बाथरूम के बहाने मैं मतलब कि गया और 2 लड़का था, एक तो पावापुर में भर्ती हुआ और एक वहीं डेड बॉडी वहीं एक्सपायर कर गया। कैसे क्या? जोड़ से बजल गिरा, जो कि वो जमीन फट करके जो है सो इसका मुंडी जो है सर नीचे चला गया। इतना ज़बरदस्त बजड़ा गिरा। उसके बाद में उठा टांग करके लाते लाते जो है सो बेचारा दम जो है सो रास्ते में तोड़। और कैश कांड पर इस वक्त बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि विधायकों की तरफ से इस बार पैसे लेने का मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी इन विधायकों ने कैश लिए हैं, पैसे लिए गए थे। 21 जुलाई को 2 एमएलए ने 75 लाख रुपए लिए थे। 30 जुलाई को 49 लाख कैश के साथ हालांकि इन्हें पकड़ा जाता है, जिसके बाद पूछताछ का क्रम शुरू हो गया। लेकिन 21 जुलाई को 2 एमएलए की तरफ से 75 लाख रुपए लिए गए थे। 30 जुलाई को 49 लाख कैश के साथ इन लोगों को पकड़ा गया। बंगाल सीआईडी की जांच में ये बड़ा खुलासा इस वक्त, जिसमें कहा गया है कि जिस दिन 30 जुलाई की तारीख जिस दिन इन्हें पकड़ा गया, ये पहली दफा नहीं था जब ये पैसे लेकर आ रहे थे। इससे पहले भी 21 जुलाई को इन एमएलए की तरफ से 75 लाख रुपए लिए गए थे। कोलकाता के स्टॉक ट्रेडर से ये पैसे लिए गए थे। गुवाहाटी में विधायकों की बैठक हुई थी इसी सिलसिले में, जिसके बाद कोलकाता के स्टॉक ट्रेडर से ये पैसे लिए गए। और इसी कैश कांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। कारोबारी महेंद्र अग्रवाल को सम्मन जारी कर दिया गया है, क्योंकि यही वो महेंद्र अग्रवाल हैं जिनके कार्यालय में पैसों से भरे बैग को रखा गया था। हालांकि महेंद्र ने कहा कि ऑफिस में बैग जरूर लाया गया था, लेकिन बैग में कैश की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि जो बैग यहां रखा जा रहा है उस बैग में आखिर है क्या। कल पूछताछ के बाद महेंद्र अग्रवाल के हालांकि पसीने छूट गए। उन्होंने कहा कि तमाम सवालात के जवाब जरूर दिए गए, लेकिन जिस बैग का जिक्र किया जा रहा है, जो मेरे ऑफिस में लाया गया था, उस बैग में रकम थी, कैश था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। और खनन लीज मामले में जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज इस पर सुनवाई होने वाली थी, सबकी नजरें इस मामले पर टिकी हुई थी, लेकिन अब ये सुनवाई टल गई है। आज ये सुनवाई होने वाली जरूर थी, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया है। बसंत सोरेन मामले की सुनवाई, जिसमें 12 अगस्त को एक बार फिर से सुनवाई होगी। कल हेमंत सोरेन मामले की सुनवाई हुई थी, अब 8 अगस्त को ये सुनवाई होगी। तो खनन लीज मामले में ये बड़ा अपडेट, चुनाव आयोग में ये सुनवाई टल गई है। आज इलेक्शन कमीशन में ये सुनवाई होने वाली थी, बसंत सोरेन मामले की सुनवाई होने वाली थी, अब 12 अगस्त को ये सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त खनन लीज मामले से जुड़ी हुई अपडेट के तौर पर सामने आ रही है। चुनाव आयोग में ये सुनवाई जो होने वाली थी वो टल गई है। आज हालांकि होना था, लेकिन किन वजहों से ये टली है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ गए। अमितेश, सुनवाई के टलने के पीछे के वजह क्या आ रही है सामने? देखिए, चुनाव आयोग से आग्रह किया गया था बसंत सोरेन की तरफ से, और हेमंत सोरेन ने भी, दोनों लोगों ने अलग अलग पत्र लिखकर आग्रह किया था चुनाव आयोग में, और कुछ और समय की मांग की गई थी। यही वजह है चुनाव आयोग ने उनकी
बात पर विचार करते हुए, आग्रह को स्वीकार करते हुए समय दिया है। आज बसंत सोरेन मामले में सुनवाई होनी थी दिन में 3 बजे चुनाव आयोग में, जहां पर दोनों पक्ष, झारखंड बीजेपी के जो लीगल पक्ष के होते हैं और दूसरी तरफ बसंत सोरेन की लीगल टीम के लोग भी आने वाले थे, लेकिन उन्हें मोहलत दे दी गई है और 4 अगस्त के बदले अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी बसंत सोरेन मामले में। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सवाल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में कल 5 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन उनकी तरफ से भी आग्रह किया गया था, तो उनको 3 दिन की महज मोहलत मिली है और 8 अगस्त को, यानी कल 5 अगस्त के बजाय अब 8 अगस्त को हेमंत सोरेन मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पहले जिस तरह से सुनवाई चल रही थी, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, उसमें बीजेपी, जो झारखंड बीजेपी की जो लीगल टीम है, उसकी तरफ से बहस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखना है, उनकी लीगल टीम को अपना पक्ष रखना है, लेकिन 5 अगस्त को जो तारीख थी 3 बजे दिन में, उसको बढ़ा करके 8 अगस्त कर दिया गया है, यानी 3 दिन को उन्हें मोहलत मिली है। अगले सोमवार को जब 8 अगस्त को उनकी तरफ से अपनी बात रखी जाएगी अब चुनाव आयोग में इस खनन लीज मामले में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बताते चले कि खनन लीज मामले में बड़ी जानकारी ये कि बसंत सोरेन को लेकर जो आज सुनवाई इलेक्शन कमीशन में होने वाली थी वो टल गई है। अब ये अगली सुनवाई 12 तारीख को होगी, यानी 12 अगस्त को होगी। वहीं हेमंत सोरेन से जब कल पूछताछ हो रही थी, इसमें भी उनकी तरफ से वक्त की मांग की गई थी, मोहलत मांगी गई थी और उन्हें 3 दिनों का मोहलत दिया गया है, जिसमें अगली सुनवाई हेमंत सोरेन मामले को लेकर के उनके पक्ष को रखने के लिए 8 अगस्त दी गई है। और अब बात करते हैं धर्मांतरण के चिन्ह की। सीमांचल में धर्मांतरण का खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नया मामला कटिहार के कोढ़ा क्षेत्र से आया, जहां 7 से 8 परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से लेकर पढ़ाई लिखाई तक के आश्वासन दिए गए, जिसके बाद इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये बड़ी खबर कटिहार के कोढ़ा से, जहां धर्मांतरण करवाने वाले सभी लोग आदिवासी समुदाय के बताए जाते हैं। इन लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का लालच दिया गया था, जिसके बाद इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। इन लोगों का ये कहना है कि मिशनरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई और बीमार पड़ने पर मुफ्त में इलाज का लालच दिया गया था। धर्मांतरण करवा चुके लोग अब कैमरे के सामने आकर खुलकर लालच की बात को कबूल कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलाके में ये पूरा रैकेट सक्रिय है, जो लोगों को प्रलोभित करता है, लालच देता है और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। लाभ नहीं, सिर्फ जो है कि बीमारी की वजह से हम लोग, कुछ पैसा नहीं है मेरे पास, कपड़ा नहीं है मेरे पास, तो जाकर वहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। भर्ती होने के बाद हम लोग को 1 पैसा नहीं लिया जाता है वहाँ से। कोई नगद पैसा सभी देता है? नहीं, कुछ नगद 1 पैसा नहीं मिलता। जितना है आपको ट्रीटमेंट कर देगा, इलाज कर देगा, होगा तो आपको कपड़ा पहना देगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देगा। धर्म परिवर्तन मन सिर्फ परिवर्तन हुआ है। मतलब बस जो है कि मन जो है ना, पहले गलत काम, झूठ सच सब बोलते थे सर, और अभी जो है कि ये सब नहीं बोलते हैं। सरकार से यही चाहते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कानून बनाए, ताकि हमारे धर्म के लोगों को तोड़ा नहीं जाए। हमारा जो हिंदू धर्म है, कभी दूसरे धर्म के लोगों के बारे में कभी भी कुछ बुराई नहीं करता है। ऐसे ही हम जब दूसरे धर्म के लोगों को टच नहीं कर रहे हैं, तो हमारे धर्म के लोगों को भी बहलाए फुसलाए नहीं जाए। ये तो धर्म परिवर्तन का बात नहीं है, ये मन परिवर्तन का बात है। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह शांति, उद्धार दिया, छुटकारा दिया, तो इसीलिए मानते हैं, प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल धर्मांतर का नियम ये है कि आप किसी भी तरह का प्रलोभन, लोभ, लालच दे करके किसी को भी अपने धर्म से अलग करके दूसरे धर्म में प्रेरित करेंगे तो यह कानूनी दृष्टि से बिल्कुल अवैध है और इस पर जो है समुचित कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
सीमांचल के इलाके में धर्मांतरण के धंधा का ये खेल कोई नया नहीं है। इससे पहले भी लगातार इस तरह का खेल रचा गया है। इस बार ताज़ा मामला ये सिवाडी गांव से है और जहां बड़े पैमाने पर इस गांव में लोगों का धर्मांतरण हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो लोग धर्म बदल लिए वो खुलकर कैमरे पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन लोगों को सुविधा देने के नाम पर धर्म परिवर्तन किया गया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन। लेकिन सवाल उठता है, जब धर्म परिवर्तन का कुछ नियम कायदे हैं तो इस तरह के रातों रात बड़े संख्या में लोग धर्मांतरण कैसे कर रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी मजबूती से उठाना चाहिए क्योंकि ये धर्म परिवर्तन खास वैसे समाज के उस वर्ग के लिए हो रहा है जो काफ़ी पिछड़े वर्ग से आते हैं और जिनके पास आर्थिक सामाजिक संकट अक्सर बरकरार रहता है। उन्हीं लोगों का धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो कई राज्यों में इसे लेकर कानून बनाए गए ताकि धर्म परिवर्तन न कराया जा सके, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर प्रशासन सजग है, लेकिन घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, सवाल उठने लाजमी हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। तो आरजेडी की तरफ से 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च बिहार के तमाम जिला के मुख्यालयों पर निकाला जाएगा, जिसमें भ्रष्टाचार, साथ ही साथ अनियमितता को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि इस बार के इनके प्रतिरोध मार्च में पोस्टर पर कांग्रेस को भी जगह दी गई है। पटना की सड़कों पर आजकल ये पोस्टर खूब देखा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि पोस्टर तो हमेशा लगता ही रहता है, तो इसमें खास क्या है? तो पहले आप इस पोस्टर को देखिए। बीच में लिखा है प्रतिरोध मार्च और नीचे निवेदक में लिखा है महागठबंधन बिहार। अब जरा पोस्टर में दिख रही तस्वीरों को भी देख लीजिए। बीच में बड़ी फोटो तेजस्वी यादव की है और ऊपर में सबसे बाईं तरफ लालू प्रसाद यादव और दाईं तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर है। यानी प्रतिरोध मार्च के ही बहाने से ही काफी दिनों बाद आरजेडी के पोस्टर में कांग्रेस को जगह दी गई है। कोशिश इस बात की है कि महागठबंधन एकजुट दिखे और इसीलिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित जन विरोधी मुद्दों पर जो है महागठबंधन का सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। पटना में तेजस्वी यादव खुद इस मार्च में शामिल होंगे। 2020 में तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। आरजेडी ने इसके लिए कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को जिम्मेवार ठहराया था। इसके बाद तमाम उपचुनावों में दोनों दलों के बीच तल्खी दिखी। अब ये नई एकता कब तक ऐसे ही दिखती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। लेकिन इस पोस्टर के सामने आने के साथ प्रतिरोध मार्च में साथ होने के बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार और पलटवार करने में पीछे नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।